नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी प्रेजेंट्स पूछोगे तो जानोगे पहले एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट से आपके सवाल और आपकी समस्याओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कंचन का, जिनसे हम जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। ओके, सो मैम आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आपसे जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, उनका सही कारण और सही सॉल्यूशन। तो शुरू करें हम आज का जी, फिर अपना बिल्कुल। ये एपिसोड। ओके, सो मैम आज का हमारा पहला सवाल है कि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो वेरिकोसील के पेशेंट होते हैं। वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको हर्निया की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं ये सभी को बताना चाहती हूँ कि आखिर वेरिकोसील होता क्या है, फिर हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। बिल्कुल। तो वेरिकोसील मेल में पाए जाने वाला टेस्टिस से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जिसमें टेस्टिस का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। आप सभी को पता है और हमें भी पता है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से होते हुए वो हमारे हार्ट तक जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से, कुछ मिस्टेक के वजह से, कुछ चीज़ों के वजह से जब टेस्टिस का इम्प्योर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है प्यूरिफाई होने के लिए, तब वेरिकोसील डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब समझते हैं कि आखिर ये वेरिकोसील क्यों हो रहा है, टेस्टिस का ब्लड जो है वो प्यूरिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का एक रीज़न है, वेन्स होती हैं और उन वेन्स के अंदर भी वॉल्स होते हैं। उन वॉल्स का काम होता है कि जो आपका ब्लड है वो ऊपर तक ले जाए, यानी कि हार्ट तक ले जाए। नीचे ग्रेविटी है और टेस्टिस कहाँ है, नीचे की तरफ होती है। अब ग्रेविटी के साथ जब ब्लड ऊपर जाएगा तो प्रेशर पड़ता है वॉल्स के ऊपर। अब वॉल्स में डैमेज हुआ है। अब ये डैमेज किन रीजंस की वजह से हुआ है, जैसे कि चोट लग गई है, या बचपन में आप लोगों ने बैट बॉल खेला हो उसके वजह से चोट लगी हो, या बाइक बहुत ज़्यादा आप चला रहे हैं किसी काम के वजह से, या बहुत ऐसे लोग हैं जो फील्ड वर्क बहुत करते हैं तो उनको बाइक बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है, उसके वजह से वॉल पे क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है, चोट लग रहा है। तो अब वॉल क्या है, वो कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। इसीलिए मेल में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको वेरिकोसील हो गया है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम सिम्टम देख लें तो उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट उन सिम्टम्स को नहीं पहचान पाते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या आता है कि पेशेंट बहुत हैवीनेस फील करता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन इतना होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, सडन पेन आएगा, सडन पेन चला जाएगा। लेकिन पेशेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं कि वो पेन किलर खा के इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनको आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जी हाँ, यानी कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपने एक सवाल किया कि वेरिकोसील ठीक होने के बाद आखिर हर्निया क्यों डेवलप हो जाता है। आजकल देखा गया है कि हर लोग चाहते हैं कि ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना हो, तो वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। ओके, सर्जरी कराने पे क्या होता है कि वॉल जो डैमेज है उसको कट कर दिया जाता है, तो गांठ लगा दिया जाता है, टक कर दिया जाता है, तो वॉल तो पूरी खुल गई है, ब्लड जो है वो पूरी तरीके से सप्लाई हो रही है और प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। लेकिन हर्निया डेवलप इसलिए हो रही है क्योंकि हर्निया कहाँ हो रही है, इंग्वाइनल रीजन पे हो रही है, यानी कि जो हमारा पैर का बीच वाला हिस्सा है वहाँ की मसल्स क्या हो गई, कमज़ोर हो गई है। ऑपरेशन कराया, कमज़ोर हो गई। आप बहुत ज़्यादा बाइक राइडिंग करते हैं, कमज़ोर हो गई। आपको कब्ज़ की शिकायत है तो प्रेशर पड़ेगा तो वो मसल्स क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, तो धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेरिकोसील ठीक होने के बाद भी काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया कि वो इंग्वाइनल हर्निया से सफ़र करते हैं। आई होप हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको ये अच्छे से समझ आया होगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है। मैम इसी के साथ हमारा एक और सवाल है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, और ये बड़ा मतलब एक ऐसा सवाल है जो कंफ्यूज करता है कि लोगों को वेरिकोसील हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वेरिकोसील के साथ साथ उनको हाइड्रोसील भी डेवलप हो जाता है सेम टाइम में। तो एक ही टाइम में दो समस्याएं, दो डिसीज कैसे, मतलब दो प्रॉब्लम कैसे आ सकती हैं और क्यों? बिल्कुल आ सकती हैं। देखिए, वेरिकोसील अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि होता क्या है। तो हाइड्रोसील क्या है, ये भी स्क्रोटम में पानी भर जाता है, टेस्टिस से चारों तरफ पानी भर गया।
अब पानी क्यों भरा है? आप ऑलरेडी वेरिकोसील के पेशेंट हैं, फिर भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आपको पेन हो रहा है, पेन किलर खा लिया, कोई एक्सरसाइज सिंपल से एक्सरसाइज कर लिया, या काम पे आपने 2-4 दिन का रेस्ट कर लिया, लेकिन आपने अपनी बीमारी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब हाइड्रोसील हो रहा है तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स आपको नजर आएंगे कि जो आपका स्क्रोटम है वो लटक रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हैवीपन फील हो रहा है। किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर हाइड्रोसील होता है तो ज़्यादा पेन नहीं होता है, उसको पेन नहीं होगा जितना वेरिकोसील में होता है। तो इसीलिए पेशेंट इग्नोर कर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वो ट्रीटमेंट ना ही वेरिकोसील की लेते हैं ना ही हाइड्रोसील की लेते हैं। जब एक्सेस में प्रॉब्लम उनकी इंक्रीज हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तब उनको पता लगता है कि उनको वेरिकोसील भी है और हाइड्रोसील भी है। उनको पता ही नहीं लगता है क्योंकि वेरिकोसील और हाइड्रोसील के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि वेरिकोसील में रह रह के दर्द उठेगा फिर कम होगा, हाइड्रोसील में सडन आपको पेन होगा, सडन आपको रिलैक्स भी कर देगा। मतलब एक पेशेंट बस दर्द से ही पहचान सकता है, अदरवाइज तो डॉक्टर एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर सकता है, डायग्नोज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन करना होता है, फर्दर टेस्ट कराने होते हैं, डायग्नोसिस कराना होता है। टेस्ट में स्क्रोटम का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉपलर होता है, उसमें पता लगता है कि पेशेंट को हाइड्रोसील भी है, वेरिकोसील भी है, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। ओके, सो मैम यहाँ पे ना हमारे पास एक्चुअली एक रिपोर्ट भी है जिससे मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेके आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसी का कह सकते हैं कि एक ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई। वेरिकोसील, हाइड्रोसील और इसके साथ सिस्ट, तीनों चीज़ें एक साथ होना, एक ही पेशेंट में होना, और बहुत सारों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये तीनों एक साथ का क्या कोई लिंक है, कोई वजह है? जैसे अभी आपने एक सवाल किया मुझसे कि हाइड्रोसील वेरिकोसील होने के बाद पेशेंट्स को सिस्ट भी हो जाता है। Yes. एक ही पेशेंट में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्ट जो है वो पहले ही डेवलप हो जाता है। पेशेंट को फील होता है कि उनको टेस्टिस पे कुछ गांठ लग रहा है, पानी जैसे इनको फीलिंग होती है। जब भी वो टच करेंगे उनको लगेगा कि हाँ वहाँ पे पानी है, गांठ है, वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं। वो अपने काम में बिजी होते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज होता है, आजकल प्राइवेट जॉब है, बहुत प्रेशर होता है, तो पेशेंट वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सिस्ट पहले ही डेवलप हुआ रहता है। जब वो रिपोर्ट्स कराते हैं तब उनको पता लगता है कि उनको सिस्ट, हाइड्रोसील और वेरिकोसील भी है। ओके, मतलब सिस्ट पहले ही बनने में आ जाता है, हम ये कहें कि स्टेज 1। हाँ, स्टेज 1 ही है वो, सिस्ट है, उसके बाद फिर वो वेरिकोसील और हाइड्रोसील डेवलप होता है। ओके, सो ये बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को जब तक पता लगता है तब तक उन्हें लगता है बहुत देर हो गई, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि पेशेंट्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। आजकल सबको अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर रखा है, सबको आराम चाहिए। वो आराम के चक्कर में ज़्यादा मनी, पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हेल्थ है तो ही आप पैसे कमाएंगे, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप पैसे कमा के क्या करेंगे? इसलिए कहा जाता है जान है तो जहान है। जी बिल्कुल। मैम, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं खुद इसका आंसर जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो अपना वेरिकोसील की सर्जरी करा लेते हैं, बट उस सर्जरी को कराने के बाद भी मेल इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न है। अब ये रीज़न क्या है? जैसे पेशेंट है, किसी को वेरिकोसील हुआ है, मेल पर्सन है, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद अब उसको क्या करना है, उसकी वाइफ को कंसीव करना है, पर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वो रिपोर्ट में क्या कराएंगे, सबसे पहले वो टेस्ट स्क्रोटम का ही कराते हैं। वहाँ पे पता लगता है कि पेशेंट को वेरिकोसील है, लेकिन जो उसका मेन कारण है, आखिर पेशेंट को इनफर्टिलिटी क्यों हुआ, क्यों आखिर उसको वेरिकोसील डेवलप हुआ, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उसको वेरिकोसील हुआ और वेरिकोसील कन्वर्ट हो गया इनफर्टिलिटी में। तो उस चीज़ पे नोटिस ना करके डॉक्टर्स बोलते हैं कि चलिए पहले हम आपकी सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी वाइफ कंसीव कर लेंगी। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि आप वेरिकोसील की वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होता चला गया। अब वेरिकोसील है पेशेंट को, जाहिर सी बात है कि टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर उससे भी लो होना चाहिए, तभी वहाँ पे ठंडक रहती है और जो स्पर्म है वो ठंडे चीज़ में ही जिंदा रहता है। अगर हीट होगा, गर्म होगा तो वो डेड होता चला जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स चीज़ को नहीं पकड़ते हैं, वो सीधे सर्जरी कर देते हैं। वॉल है, वॉल डैमेज हुआ है, उन्होंने कट किया, गांठ लगाया और बोला आप पूरी तरीके से ठीक हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेशेंट क्या है, उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही, क्योंकि उस चीज़ों को उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वेरिकोसील है तो आखिर
स्पर्म के ऊपर उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। जब स्पर्म काउंट कम होगा, उसकी मोर्टेलिटी कम होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है पेशेंट सर्जरी कराने के बाद भी वो कंसीव नहीं करा पाते हैं, तो इसीलिए वो इनफर्टिलिटी के शिकार बने रहते हैं। तो मतलब ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उसमें ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको मेल इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, वो करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि वेरिकोसील है, तो वेरिकोसील में टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा हीट रहेगा, गर्म रहेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आके बोलते हैं कि मैम हमारा टेस्टिस जो है वो बहुत गर्म रहता है। अब गर्म है तो स्पर्म डेड होंगे, तो Right. डेड होंगे तो वो कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएंगे ना, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए। ओके, सो अब जितना भी अभी हमने डिस्कस किया इसके बेस पे एक मेरे दिमाग में जो एक कॉमन सवाल आ रहा है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जनरली हमारे पास 3 तरीके की पैथी होती है। एलोपैथी मोस्ट कॉमन जो हम शुरू से जानते हैं, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी। सो होम्योपैथी बेस्ट क्यों है और क्या डिफरेंस है बाकी अदर पैथी से इसमें? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी पैथी बुरी नहीं होती है। Right. एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है, आयुर्वेदिक अपनी जगह अच्छी है, और होम्योपैथी अपनी जगह तो अच्छी है ही। लेकिन मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में वेरिकोसील, हाइड्रोसील या इनफर्टिलिटी के केसेस मैंने खुद देखे हैं और वो ठीक भी हुए हैं। होम्योपैथी में हम मेडिसिन क्या सोच के देते हैं कि पहले पेशेंट की कॉज देखते हैं कि आखिर उसका रूट ऑफ कॉज क्या है, किसके वजह से आखिर उसकी प्रॉब्लम हुई है, पेशेंट को किस वजह से आखिर उसको इनफर्टिलिटी हुआ है, वेरिकोसील क्यों डेवलप हुआ है, हर्निया क्यों डेवलप हो गया, हाइड्रोसील क्यों डेवलप हो गया। कॉज देखते हैं, फिर पेशेंट के सारे सिम्टम्स लेते हैं, टोटलिटी ऑफ बेसिस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, देन कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग होम्योपैथी बहुत अच्छी होती है। नहीं, मैं सॉरी अगेन आपको यहाँ पे कट करूँगा, लेकिन होम्योपैथी अच्छी क्यों है? देखो अभी आपने खुद कहा कि बाकी पैथी भी अच्छी हैं, रिजल्ट्स वहाँ पे भी है, वाई होम्योपैथी? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आई होप हमारे व्यूअर्स वगैरह सब यही जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी के, अच्छा एक और चीज़ है कि होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ भी होते हैं, इसीलिए मेरा ये सवाल है कि ये बेस्ट क्यों? देखिए, सब लोग चाहते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके क्योर हो जाऊं, Right. ठीक हो जाऊं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एलोपैथी में जाते हैं। बिल्कुल। एलोपैथी में वेरिकोसील में क्या कहा जाता है, डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, जैसे आप सर्जरी कराएंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्जरी में क्या करते हैं, हम कट लगाते हैं, गार्ड लगा देते हैं, ब्लड फ्लो अच्छे से जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो बनी हुई है ना। हमने जिस चीज़ की कॉज है उस पर डॉक्टर्स नोटिस नहीं करते हैं। ऐसे सेम आयुर्वेदिक में है, उन्होंने बताया हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो उन्होंने बस सिम्टम सुना और दे दिया। लेकिन होम्योपैथी में इसका उल्टा होता है। हम पेशेंट को पहले तो काम करते हैं, क्योंकि पेशेंट हर जगह से दवाइयाँ खा के आता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है कि मैंने सबसे अच्छी पैथी ली है जो कि एलोपैथी है, वो हमने करा लिया ट्रीटमेंट, सर्जरी करा ली, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आयुर्वेदिक भी ले लिया। फिर होम्योपैथी में ऐसा क्या होता है? होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सबसे पहली बात ये। और जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाता है, तो जाके पेशेंट की डिजीज़ ठीक होती है। जिससे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब है कि पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। वेरिकोसील जब तक उसको नहीं पता था उसका नेचर कैसा था, अब जब उसको पता लग गया तो अब उसका नेचर कैसा हो गया। आपने भी देखा होगा कि जिन भी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, चाहे वो वेरिकोसील की हो, चाहे किडनी हो, चाहे अस्थमा हो, वो जब तक उसको पता नहीं होता है वो ठीक रहता है, राइट, बिल्कुल खुश रहता है। जैसे उसको पता लग जाता है वो सैड हो जाता है, वो चारों तरफ ट्रीटमेंट ढूंढता है, लेकिन जब उसको कहीं इलाज नहीं मिलता है वो उदास हो जाता है, उसको लगता है मैं अब ठीक नहीं होऊंगा। तो होम्योपैथी मेडिसिन में पहले उसके माइंड को ट्रीट किया जाता है, उसके माइंड से उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको निकाला जाता है, उसके बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है जो कि कस्टमाइज की जाती है, देन जाके पेशेंट क्योर हो जाते हैं। वंडरफुल। इन शॉर्ट कि हम रूट कॉज पर काम करते हैं और समस्या की जड़ को खत्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेशेंट पूरा ठीक देखने को मिलता है। बिल्कुल, होम्योपैथी में रूट कॉज देखा जाता है, आखिर कॉज क्या है, क्यों आखिर पेशेंट को प्रॉब्लम आई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई होप आपको भी काफ़ी अच्छे से हमारे सभी सवालों के जवाब आपको समझ आए होंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्ट से पूछें, डॉक्टर्स से बात करें और सीधा आपका सवाल अपने डॉक्टर्स तक पहुँचाएं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुँचाएं। सो थैंक यू सो मच। भारत होम्योपैथी प्रेजेंट्स, पूछोगे तो जानोगे के मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।